हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। अभी आप सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे लेके आए हम आपके क्लास 12th केमिस्ट्री। जी हां, काफ़ी आईएमपी वाले प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपका टारगेट हमारा 11 अप्रैल का है। 70 में 70 का टारगेट है, बिल्कुल 70 में 70 मिलेगा। आपको जमकर मेहनत करना है हमारे साथ और जो ये बचा हुआ टाइम है इसमें एक अच्छा सा नंबर आपको स्कोर करने का मौका मिलेगा। आपके पास अभी 2-3 दिन का टाइम है और इस 2-3 दिन के टाइम में आप अच्छा नंबर गेन करेंगे। बस आपको करना क्या रहेगा, करना ये रहेगा कि जितना भी मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ सारे के सारे वीडियोस को आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है। कहीं से भी एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगर एक भी प्रश्न आप छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम में ये होगा कि आप अच्छा नंबर स्कोर नहीं कर पाएँ, क्योंकि हर एक वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको चैनल को सपोर्ट करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, सारे आईएमपी वाले बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं। प्रश्न क्या है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है, जो कि आपके 2020 में बना हुआ प्रश्न। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो देख सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। एक आयनिक ठोस है, एक धात्विक ठोस है, या सहसंयोजक ठोस है, या फिर एक आणविक ठोस है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? तो जो आपका ग्रेफाइट होता है, ये आपका एक सहसंयोजक ठोस होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट आपका एक सहसंयोजक ठोस होता है। काफ़ी आईएमपी वाला प्रश्न है और आपके बोर्ड में बना हुआ प्रश्न है, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है, देखिए कभी कभी आपके पेपर में जो है फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष में अंतर दे देता है, पूछ लेता है। तो आप इस टॉपिक को तो आप जरूर तैयार कर लीजिए कि फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष में अंतर क्या है। ये काफ़ी आईएमपी वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे आपको अच्छे नंबर आपको स्कोर कराएंगे बोर्ड में, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर ले। एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा जो कि आपके बोर्ड में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि पूरे पूरे आपको कर लेना है। ठीक है ना, एक भी प्रश्न आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। याद रखिएगा, काफ़ी आईएमपी वाले प्रश्नों को हम डिस्कशन करेंगे जो कि आपके बोर्ड में आए। ऐसे प्रश्न को क्या मतलब होगा पढ़ के जो कि आपके बोर्ड में पूछे ही नहीं जाएंगे? क्या कोई मतलब है पढ़ने से? बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। बस उन्हीं को आप टारगेट कीजिए जो कि आपके बोर्ड में बनेंगे। तो फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष दोनों प्रदर्शित करने वाला यौगिक है, 2019 में बना हुआ प्रश्न है। ऐसा इसमें से आपको यौगिक बताना जो कि फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष दोनों प्रदर्शित करता है। NaCl सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, या फिर CaCl। तो फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष दोनों प्रदर्शित करने वाला जो यौगिक होता है वो होता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। Ag जो Br होता है, यह एक ऐसा यौगिक होता है जो कि फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष दोनों के गुण प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। तो फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक क्या है? AgBr है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है यहाँ पे, एक मोल विलयन में विलेय का मोल प्रभाव होता है। एक मोल विलयन में विलेय का मोल प्रभाव या फिर प्रभाज जिसको बोल देते हैं, प्रभाज कितना होता है? 1 होता है, 1.8 होता है, 18 होता है, या फिर आपका 0.018 होता है। तो एक मोल विलयन में विलेय का जो मोल प्रभाज होता है वो आपका होता है 0.018 होता है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा है? इसमें से कौन सा ऐसा विलयन है जो कि न्यूनतम हिमांक वाला है? पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज या यूरिया? तो न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा है? तो जो पोटेशियम सल्फेट होता है यह न्यूनतम हिमांक वाला विलयन होता है। तो न्यूनतम हिमांक वाला विलयन का नाम क्या है? आपको सीधा बता देना कि सर जो न्यूनतम हिमांक वाला विलयन होता है वह पोटेशियम सल्फेट होता है। पोटेशियम सल्फेट क्या है? एक न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। क्लियर है? अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, और जो आपको नोट्स है इसका नोट्स कहाँ मिलेगा? वो आपको मिलने वाला है एसकेएम टेलीग्राम पे। सारे सारे आपको नोट्स अवेलेबल है, जाके आप टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, कम दाब तथा उच्च ताप पर, याद रखना, कम दाब तथा उच्च ताप पर जल का वाष्पीकरण तेजी से होता है, क्यों? कम दाब क्या रहे? बहुत ही कम रहे, और ताप क्या रहे? टेम्परेचर हाई रहे। दाब कम, प्रेशर कम, टेम्परेचर हाई, जल का वाष्पीकरण तेजी से होता है, क्यों? ऐसा क्या रीजन है कि दाब को अगर कम कर दें, ताप उच्च कर दें तो जल का वाष्पीकरण तेजी से होने लगता है? रीजन आपको देना है। तो कम दाब तथा उच्च ताप पर जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कम दाब
तथा उच्च ताप पर जल के जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण अधिक अणु जल की सतह को छोड़कर वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। और यही कारण होता है जिसके कारण जो अधिक अणु होते हैं वो क्या होते हैं, जल की सतह को छोड़कर क्या होते हैं, वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जल का वाष्पीकरण तेजी से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप यानी जिसके बाद जो जल का वाष्पीकरण होता है वो तेजी से होने लगता है। यहाँ पे इसलिए मैंने चीज़ों को लाइन में कर दिया है ताकि आप अच्छे समझ लें। कम दाब उच्च ताप पर जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। इसी कारण अधिक अणु जल सतह को जो जल की सतह होती है छोड़ के वो क्या होते हैं, वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं और इसके कारण जल का वाष्पीकरण तेजी के साथ होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है यहाँ पे, समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समपरासारी विलयन को समझाइए। तो समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? वे दो विलयन जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर परासरण नहीं होता है, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? वे दो विलयन जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर परासरण नहीं होता है, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। इन विलयनों का परासरण दाब समान होता है। तो समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? याद रखना, वे दो विलयन जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर परासरण नहीं होता है उसे समपरासारी विलयन कहते हैं। इन विलयनों का परासरण दाब क्या होता है? समान होता है। अगले नियम से देखें तो वान हाफ के नियमानुसार अगर देखें तो पी वी बराबर पी डैश वी डैश, पी वी बराबर क्या हो जाएगा, पी डैश और वी डैश, यानी कि अर्थात या यहाँ पर जो पी है वो क्या पी डैश है और वी क्या होगा, वी डैश होगा, यानी कि पी वी बराबर पी वी। अतः इन विलयनों के वे आयतन समान हैं, इनमें ग्राम और मात्रा क्या घुली हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल रुधिर कणिकाओं तथा 0.16 एम नमक का विलयन समपरासरी होता है। अतः लाल रुधिर कणिकाओं को इस विलयन में रखने पर वे प्रभावित नहीं होते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समपरासारी विलयन कहते हैं। अगला प्रश्न है नष्ट का समीकरण। जी हाँ, ये जो नष्ट का समीकरण है यह आपके अगर देखेंगे तो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। नष्ट का समीकरण ऐसा साल नहीं होगा जिस साल यह पूछा नहीं गया हो, ये हर साल आपके पूछा जाता है आपके पेपर में। तो नष्ट का समीकरण की व्याख्या करना है। तो नष्ट का समीकरण क्या होता है, किसी इलेक्ट्रोड क्रिया यहाँ पे है एम और एम एन प्लस यहाँ पे आयन है, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कि नष्ट समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, ई बराबर ई नॉट प्लस 2.303 RT अपान NaF इंटू लॉग एम एन प्लस, जहाँ पर ई क्या है आपका इलेक्ट्रोड विभव है, ई नॉट क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव है, और एन क्या है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ पे एन क्या है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और आर क्या है, तो जो आपका आर है यह गैस स्थिरांक है, टी परम ताप है, और एफ क्या है फैराडे है, जो एफ क्या है फैराडे है। अगला प्रश्न है यहाँ पे सारे आईएमपी वाले जो पिछले साल के पेपर में पूछे गए हैं, केवल मैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छा नंबर अपने यूपी बोर्ड परीक्षा 11 अप्रैल को स्कोर कर पाएँ। और उससे पहले आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या करना है शेयर करना है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो क्या करना है शेयर करना है, तो एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को फटाक से। चलिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की क्या करना है इकाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई, मैंने इसको पहले भी मेंशन कर दिया है पहली वाली वीडियो, और यहाँ पे 2020 के जो पेपर बना हुआ था उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न बना था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का इकाई क्या होती है, वहाँ पे ये प्रश्न बना हुआ था। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यहाँ पे देना है आपको। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा, कहीं से भी आपको बस प्रॉब्लम हो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते, कमेंट ओपन है,
एनी टाइम आप कमेंट कीजिए, सारा का सारा मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, कोई भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए क्या होता है, k बराबर 2.303 अपान टी हाफ इंटू लॉग ऑफ 10 ए अपान ए माइनस एक्स। मात्रक अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, k की इकाई 1 आपका t होता है, अगर देखें तो समय यानी कि सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, k की इकाई क्या हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स यानी कि मिनट इनवर्स, क्योंकि आप t ही, बाकी तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू, इसकी कोई मान नहीं रहेगी। अगला प्रश्न है, तापीय गुणांक क्या है और अभिक्रिया से इसका क्या संबंध है। तो तापीय गुणांक किसे कहते हैं और अभिक्रिया से इसका क्या संबंध होता है, आपको यहाँ पे पुष्टि करनी है। तो किसी अभिक्रिया के दो तापों के 10 डिग्री सेल्सियस अंतराल पर वेग स्थिरांक का अनुपात तापीय गुणांक कहलाता है। तापीय गुणांक क्या होता है, किसी अभिक्रिया के दो तापों के 10 डिग्री सेल्सियस अंतराल पर वेग स्थिरांक का अनुपात तापीय गुणांक कहलाता है। क्या कहते हैं, तापीय गुणांक कहते हैं। तापीय गुणांक बराबर 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग स्थिरांक बटे 25 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक, ठीक है ना। 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग स्थिरांक और 25 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक, अर्थात तापीय गुणांक बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता चला जाता है। अगर तापीय गुणांक बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, फटाफट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हैं ये आपके पेपर में आएंगे, सारे सारे प्रश्नों को आप रिवाइज करते चले जाइए, पढ़िए चलते चले चलिए, कोई भी दिक्कत कहीं से नहीं आएगी, टेंशन ना लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।